Hello everyone, so today is the 13th day of daily MCQs for practice for TestNet 2021. So before we start, we want to discuss something. We want to see the pattern of last year questions which are coming from history. So here we can see all the questions which has come from history for the past 3 years. So first thing we notice is that there are direct मतलब 4 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। तो अभी आपको एंसेंट हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है और नहीं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ के फ़ायदा है। फोकस शुड बी ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, नाउ द थर्ड थिंग वी विल एनालाइज द क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड एंड सी द पैटर्न। 2017 में क्या है, पहला पूछा था कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, यानी कि ईयर्स पूछता है। उसके बाद पूछा था फ्रंटियर गांधी किन को बोलते हैं, यानी कि पर्सनालिटी पे पूछता है। फिर से इवेंट पे पूछा था कि इंडियन म्यूटिनी किसको कहते हैं, 1857 के रिवोल्ट को। फिर एक बुक के बारे में पूछा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किन के द्वारा लिखा गया है। और 2019 में देखेंगे तो इसमें तीसरा देखिएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। सो बेसिकली ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है। दादा भाई नारोजी ने एक बुक लिखा था जिसके थ्रू ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी, तो इस पर बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है। उसके बाद डांडी मार्च भी एक इवेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इवेंट्स पे क्वेश्चन किए जाते हैं, पर्सनालिटी पे क्वेश्चन किए जाते हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन किया जाता है। फिर है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल बेसिकली एक वर्ल्ड हिस्ट्री का इवेंट है जो कि ऐसा इवेंट है जो शायद सबको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट कि बहुत अलग हट के पूछ दिया, ठीक है। उसके बाद है फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, ये आपको पता होना चाहिए, खासकर दलित इशू से रिलेटेड है ये, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। और है फर्स्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया। तो फर्स्ट यूरोपियन जो थे वो पोर्तुगीज़ थे और लास्ट यूरोपियन जो इंडिया से गए हैं वो भी पोर्तुगीज़ थे, जबकि लास्ट यूरोपियन जो आए थे वो फ्रेंच थे और फर्स्ट यूरोपियन जो यहाँ से गए थे वो भी फ्रेंच थे। और उसके बाद एक गांधी जी के कोट के ऊपर क्वेश्चन किया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 1930 में, ये क्वेश्चन था। और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहते हैं। नाउ this is the second thing which I want to mention. We are not charging any fee for these quality videos. All we need is donation to fund our initiative. हमारा इनिशिएटिव एकदम नया है, शायद बहुतों को पता नहीं है, लेकिन ये इनिशिएटिव 2 साल पहले मैंने शुरू किया था और उस समय अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था और कई लोगों ने इसको इनरोल किया था यूपीएससी के लिए। और जो लोग ने इनरोल किया था वो अभी अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं, ठीक है। तो उस समय भी मेरा फोकस ट्रस्ट बिल्डिंग पे था, इस पे नहीं था कि मैं पैसा कमा लूँ, ठीक है। सो अभी आप अगर चाहे तो इस इनिशिएटिव को हेल्प कर सकते हैं थ्रू डोनेशंस। जो भी लोग डोनेट करेंगे उनको क्या मिलेगा, ये 4 चीज़ तो मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा एडवाइस भी मिलेगी, मतलब जो आपको जब ज़रूरत होगा। पहला क्या है, पहला डॉक्यूमेंट जो है ना, यहाँ आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो है ये अभी तक के जो वीडियोस हुए हैं उसमें जो भी एमसीक्यू कवर हुए हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारे का कंपाइलेशन है। और एक्स्ट्रा कंपाइलेशन जो अभी वीडियोस बन रहे हैं उसके कंपाइलेशन भी शेयर होंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, ठीक है। दूसरा है गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जो बताता है आपको क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्या किस स्टेज पे पढ़ना चाहिए। तीसरा है जो लास्ट ईयर इसके जीके क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रेजेंट करके देता है। और चौथा जो हम नया ऐड करने वाले हैं वो है एक टेस्ट सीरीज़। एक टेस्ट सीरीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं, वो अभी मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो भी इनिशिएटिव है उसका सब कुछ मैं अकेले करता हूँ, यानी कि जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सारा मेरे द्वारा होता है, ठीक है। और वो भी मतलब उस टाइम में होता है जब मैं फ्री होता हूँ काम से। तो ये इनिशिएटिव जो है इसमें थोड़ा 1-2 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद तैयार हो जाएगा। तो जो भी डोनर्स होंगे उनको टेस्ट सीरीज़ देने का हक होगा फ्री में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ डोनर्स को मिलेंगे, इसीलिए आप डोनेट कीजिए। और उसके बाद आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आज मैंने 8 ही क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो हैं वो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, यानी कि 8 × 8 64 फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे आज।
तो हो सके तो अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आप नोट बना सके, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। पहला बोलता है हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी मतलब ऐसा पहला सोसाइटी था जिसने इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। ठीक है, इसका पहला जो है बंगाल में बना था, इसलिए उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बाद में बॉम्बे में बना। तो ऑप्शन में दिया गया है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में जानते हैं, ये कौन थे। ये इनका क्रेडिट जाता है जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसको डिसिफर करने में। ठीक है, तो बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आता है हु डिसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो उसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। और जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिसिफर हो गया तभी बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन थे अशोका के या उस टाइम के, उनको समझा जाने लगा, उसको मतलब इंडिया का हिस्ट्री जो है वो सामने आना शुरू हो गया। दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सकावेशन किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स का, जैसे कि नालंदा का जो यूनिवर्सिटी था उसका, उसके बाद वैशाली का, उसके बाद आपको जो सांची स्तूप है वहाँ पे भी एक्सकावेशन करवाया था इन्होंने। तो ये फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके फर्स्ट हेड थे। उसके बाद है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। 1921 में इन्होंने अनाउंस किया कि वी हैव फाउंड अ न्यू सिविलाइजेशन एंड दैट सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला हो गया ब्राह्मी लिपि के ऊपर, दूसरा हो गया अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के फर्स्ट थे हेड और क्या इन्होंने एक्सकवेट किया था, और तीसरा हो गया जॉन मार्शल हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ डी सेज विलियम जोन्स, जो कि आंसर होगा, यानी कि विलियम जोन्स जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 फैक्ट आपको जानने को मिला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही इंसान है जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें ब्रिटिश फोर्सेस के तरफ से कमांड संभाला था। ठीक है, और जॉर्ज वाशिंगटन से वो हार गया था। हारने के बाद उसको इंडिया भेजा गया कि आप इंडिया जाइए, इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। यहाँ जब आया तो उसने एक सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे जैसे सिविल सर्विस में रिफॉर्म लाया और भी बहुत काम किया। तो इसका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पहला ऑप्शन बोलता है रॉयतवारी सेटलमेंट। तो रॉयतवारी में होता क्या था, जो रेवेन्यू होता है या टैक्स होता है जो पीजेंट से या फिर फार्मर्स से लिए जाते हैं, वो कैसे लिए जाते थे, एज अ यूनिट। किसको एज अ यूनिट नहीं, रॉयतवारी में इंडिविजुअली लिया जाता था, यानी कि हर एक फार्मर से इंडिविजुअली रेंट लिया जाता था। तो ये रॉयतवारी सिस्टम था। और कहाँ हुआ था, ये साउथ में हुआ था। और इसको लाया किसने था, थॉमस मुनरो ने लाया था। ठीक है, थॉमस मुनरो ने रॉयतवारी सेटलमेंट लाया था साउथ में। सेकंड है महलवारी सेटलमेंट। तो ये कहाँ पे आया था, ये आया था मतलब किसके द्वारा लाया गया था, होल्ट मैकेंजी बोलते हैं ऐसे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लाया कहाँ गया था, जो आपका वेस्टर्न यूपी का एरिया है ना, वहाँ पे ये महलवारी लाया गया था। तो महल मतलब होता क्या है, महल मतलब होता है विलेज, यानी कि विलेज को एज ए यूनिट बनाया गया और जितना टैक्स कलेक्शन है विलेज को एज ए यूनिट से कि हाँ इस विलेज से इतना पैसा आया, इस विलेज से इतना पैसा आएगा, इस तरह से कलेक्शन होता था विलेज को यूनिट बना के, इसलिए महलवारी सेटलमेंट। जबकि सी बोलता है परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या था, जो लैंड सेटलमेंट है या रेवेन्यू है उसको एक बार नाप के उसको फिक्स रेट बना दिया गया था और जमींदार्स को नियुक्त किया गया था कि वो जो है ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। तो इसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जो कि कब लाया गया है, 1793 में लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जबकि जो इजारादारी सिस्टम है वो औरंगजेब के समय आया था, उसको रेवेन्यू फार्मिंग आप बोल लीजिए, रेवेन्यू फार्मिंग होता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 14th क्वेश्चन देखिए, विच ब्रिटिश ऑफिसर इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। तो पहला बोलता है लॉर्ड क्लाइव। सो लॉर्ड क्लाइव इज बेसिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉन द बैटल ऑफ पलासी। ठीक है,
और बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब था? 1757 में। और हेक्टर मोन्रो कौन था? इसने जीता था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, और वो कब हुआ था? 1764 में। तो ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सी है वैरन हेस्टिंग। तो वैरन हेस्टिंग जो है लॉर्ड क्लाइव के बाद जो गवर्नर बना था वो वैरन हेस्टिंग था। और लॉर्ड क्लाइव बेसिकली वाज गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स विच वाज इन कैलकाटा, ओके, एंड वैरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आप बोल सकते हैं, इस तरह का इसको टाइटल मिला था। जबकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर बाई चांस पूछता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। जबकि डी बोलता है रिचर्ड वेलेस्ली। तो रिचर्ड वेलेस्ली ही वो इंसान है जिसने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम लाया था, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस में होता क्या था? जिस राज्य के साथ सब्सिडियरी अलायंस होती थी उस राज्य को अपना सेना यूज़ नहीं करना होता था, बल्कि उसके बदले ब्रिटिश सेना उसका मतलब डिफेंस संभालती थी, ठीक है। अब 15th देखते हैं। ये बोला है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। पहला बोलता है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, दूसरा बोलता है राजा राम मोहन रॉय, तीसरा बोलता है केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो पहला जो है यानी डेरोजियो जो है वो यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड है, उसके लीडर थे। ये बहुत ही मतलब रेडिकल लीडर थे और अपने टाइम से बहुत आगे किए थे। दूसरा है राजा राम मोहन रॉय, जो कि करेक्ट आंसर होगा इसका, शायद आप सबको पता होगा। अच्छा, रेनेसा मतलब होता क्या है? रेनेसा मतलब वही होता है जो यूरोप में हुआ था ना, जो फोकस जो होता है डिविनिटी को छोड़ के ह्यूमनिज्म पे आता है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हो जाता है सोसाइटी का कि नहीं, अगर सती हो रहा है तो उसको रोको क्योंकि उसमें ह्यूमन बीइंग मर रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए मतलब ह्यूमनिज्म पे फोकस हो जाता है बेसिकली रेनेसा में। तो उसके फादर कहे जाते हैं ये इंडिया में, और इनका बहुत बड़ा रोल था सती को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद क्या रोल था? ये जो है फाउंडर माने क्या जाते हैं, फाउंडर थे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के, ठीक है। और उसके बाद है केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये लोग भी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो था उससे एसोसिएटेड हैं। उसके बाद देखते हैं 16th। ये बोलता है हु इज़ द ऑफिसर क्रेडिटेड फॉर द सप्रेशन ऑफ ठगी। तो पहले ठगी क्या होता था, जो मुंबई महाराष्ट्र मालवा का रीजन है वहाँ पे ठगी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था। तो ठगी होता था, ठग्स होते थे। तो ठग लोग जो है, आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो पहले लोग कैरावैन में एक साथ जाते थे, तो वो डिस्गाइज करके आपके साथी संगी बन के उसमें ज्वाइन कर जाते थे। और जब सारे लोग सो रहे होते थे तो उनको मार के उनका पैसा या धन जो भी होता है वो लूट के चले जाते थे। तो ये ठगी सिस्टम था। और ये इसको रिलीजियस सैंक्शन मिला हुआ था। वो लोग कहते थे ये हमारा धर्म है ठगी करना, ठीक है। तो जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आया था मूवी, मुझे लगा कि उसका जो ट्रेलर था बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा इसी के ऊपर कोई फिल्म होगा, लेकिन बाद में पता चला असली ठग वो लोग थे, ठीक है। बहुत वाहियात मूवी थी। उसके बाद ए जो है वो बोलता है मेजर स्लीमैन, बी जो है वो बोलता है लॉर्ड मैकॉले, सी बोलता है चार्ल्स वुड एंड डी सेज लॉर्ड पील। सो बेसिकली इसका जो आंसर होगा मेजर स्लीमैन होगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। हु सप्रेस्ड ठगी? मेजर स्लीमैन। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। अच्छा, लॉर्ड मैकॉले कौन थे? लॉर्ड मैकॉले मतलब पहले लीगल मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और क्या थे? इन्होंने आईपीसी जो है उसको लिखा है, यानी कि इंडियन पेनल कोड को तैयार किया है। इसके अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है? एक मैकॉले मिनट आया था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहिए और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। सो ये कब आया था? 1935 में आया था। ये भी इनके अंडर आया था। सी है चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड के अंडर आई थिंक 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। तो ये क्या था? वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। तो ये आया था, ये इंडियन एजुकेशन की शुरुआत जो आप है बोल सकते हैं यहाँ से हुई थी, वुड्स डिस्पैच से। उसका डी ऑप्शन बोलता है लॉर्ड पील। लॉर्ड पील कौन थे? जब 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है तो उसमें ज़्यादातर जो रिवॉल्ट करने वाले लोग होते हैं वो अवध के होते हैं, यूपी के होते हैं, बिहार और बंगाल के होते हैं, ठीक है। और हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं।
तो जो पील कमीशन आता है वो बोलता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और ऐसे लोग को डालना चाहिए जो लोग मतलब 1857 रिवॉल्ट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और उनको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था मार्शल रेस का। जैसे सिख जो हैं, गोरखा हैं, नागाज हैं, उनको मार्शल रेस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसको मतलब उनको इनकरेज किया जाता था, और जो लोग बंगाली थे, जो लोग बिहारी थे या यूपी के थे, बिकॉज दे हैड रिवॉल्टेड, दे हैड अ हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन, रिबेलियन, दैट इज़ वाई मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ से नहीं लिए जाते थे। तो ये पील कमीशन द्वारा हुआ था 1857 के रिवॉल्ट के बाद। 17th देखते हैं, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद दादा भाई नौरोजी। अब इनसे बार बार 2 क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले 3 साल में, तो पूछ सकता है। पहला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनका किताब था जिसमें इन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया था, और इसी थ्योरी के ऊपर काम और भी लोगों ने किया था, जैसे आर.सी. मुखर्जी। पहला एसोसिएटेड है। दूसरा है पब्लिश रस्त गुफ्तार। तो रस्त गुफ्तार एक न्यूज़पेपर था जो कि गुजराती में पब्लिश होता था, जिसके एडिटर जो थे दादा भाई नौरोजी थे, या उसको निकाला था फाउंडर। सी बोलता है लंदन इंडियन सोसाइटी। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ही वॉज इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ मतलब जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ वो लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी के टिकट से सेलेक्ट भी हुए थे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डी से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इनकरेक्ट होगा। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनका सोसाइटी था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार, ये जो है हिस्टोरियन थे, और इन्होंने कहा था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, दैट वाज नॉट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत फेमस है। तो ये तो नहीं होगा। बी कहता है बाल गंगाधर तिलक, ये भी नहीं होगा। डी कहता है अरबिंदो घोष, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर। उन्होंने एक बुक लिखा था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके बाद है 19th क्वेश्चन, ये बोलता है द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडिया एंडेड इन। तो पहला बोलता है 1813। सो 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली खत्म की गई थी सब चीज़ में एक्सेप्ट 2 चीज़, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। उसको छोड़ दिया जाए तो सारा मोनोपोली उससे ले लिया गया था। 1833 में जो है वो पर्टिकुलर मोनोपोली जो था वो भी एबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसके तहत उसकी जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको एंड किया जाता है, और ब्रिटिश क्राउन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम लेती है अपने हाथ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज करेंगे सी और डी में। सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा, यानी कि 1858। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।